नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल और बुलेटिन का आगाज हम बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी हम सबसे पहले आपको दे रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। कोरोना को लेकर हरियाणा सरकार की बैठक खत्म हो गई है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार आज कोरोना को लेकर के अहम बैठक कर रही थी और ये बैठक अब खत्म हो गई है। कोरोना को लेकर के हरियाणा सरकार की बैठक खत्म। इस बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए हैं, इस पर सबकी निगाह सीएम मनोहर लाल अधिकारियों के साथ सीएम मनोहर लाल ने समीक्षा भी की है। इसमें गृह सचिव भी मौजूद रहे। कोरोना को लेकर के हरियाणा सरकार की बेहद खास और अहम बैठक खत्म हो गई है। सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों के साथ समीक्षा भी की है, बातचीत भी की है, सुझाव भी लिए हैं। मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। दिल्ली से सटे जिलों के लिए अब नई रणनीति बना दी गई है। तो ये अहम जानकारी हम प्रदेशवासियों को दे रहे हैं। कोरोना को लेकर के हरियाणा सरकार की बैठक खत्म हो गई है। सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों के साथ समीक्षा की है और नई रणनीति बनी है। जो दिल्ली से सटे जिले हैं उनके लिए नई रणनीति बनी है। इस पर विस्तार से जानेंगे कि क्या रणनीति बनी है। लेकिन पहले से ही प्रदेश सरकार चिंतित रही है। जिस तरह से कोरोना के केस लगातार प्रदेश में दोगुने हो रहे थे और इसी को लेकर के ये बेहद अहम और खास बैठक हो रही थी। ये बैठक अब खत्म हो गई है। इस बैठक के बाद क्या कुछ अहम फैसले लिए गए हैं, इस पर सबकी निगाह बनी हुई है। प्रदेशवासियों को सबसे पहले हम जानकारी देंगे कि क्या कुछ बड़े फैसले इस बैठक में लिए गए हैं। एक और बड़ी खबर की ओर हम सीधा रुख करेंगे। सोनीपत से बड़ी खबर आ रही है। शिवरात्रि के दिन बंद रहेंगे सभी मंदिर, ये बड़ा फैसला लिया गया है। कल और परसों शहर के सभी मंदिर बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। जिले के 47 बड़े मंदिरों पर कल से पुलिस तैनात होगी। प्रशासन ने लोगों से घर पर ही रहने की अपील की है। डीसी और एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी बड़ी जानकारी दे दी है। आपको बता दें कि सावन का महीना चल रहा है और हर सोमवार को भक्त शिव के मंदिर में जाकर के जलाभिषेक करते हैं। लेकिन बड़ा फैसला लिया गया है। कोरोना को देखते हुए सोनीपत में शिवरात्रि के दिन सभी मंदिर बंद रहेंगे। कल और परसों शहर के सभी मंदिर बंद रहेंगे। सनी मलिक ज्यादा जानकारी के लिए इंडिया न्यूज संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनी मलिक, इससे पहले जब मंदिर खुले हुए थे तो तमाम निर्देश दिए गए थे कि शिवलिंग को छूना नहीं है, दूर से ही दर्शन करने हैं, लेकिन अब पूर्णतः मंदिर बंद रहेंगे। ये बड़ा फैसला लिया गया है कोरोना को देखते हुए। और आपके पास क्या जानकारी? जी कीर्ति, जिस तरह से सोनीपत के अंदर 47 ऐसे मंदिरों को चिन्हित किया गया है जो बड़े मंदिर हैं, चाहे वो रायपुर ब्लॉक का, गुवाना ब्लॉक का, कन्नौर ब्लॉक का, सोनीपत या फिर खरगोन ब्लॉक का, ऐसे 47 मंदिरों को चिन्हित किया गया है। बड़े मंदिर है, फिर शिवालय है, तो वो सभी तो वहाँ पर सभी जगह पुलिस की जो तैनाती है वो कर दी गई है। उसके साथ साथ धारा 144 इम्पोज कर दी गई है। मंदिर के आसपास 4 से ज्यादा लोग हैं वो नहीं हो पाएंगे और जितने भी मंदिर हैं वो बंद रहेंगे, क्योंकि शिवरात्रि की महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि के लिए जो श्रद्धालु वो होते हैं वो बड़ी संख्या में मंदिरों में आते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से कोरोना का पूरे हरियाणा में है, सोनीपत में है, उसके मद्देनजर एक बड़ा फैसला करा है। सनी, एक और बड़ी जानकारी ये कि मंदिरों के बाहर पुलिस भी तैनात रहेगी। इसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? सोनीपत एसपी जसनदीप सिंह रंधावा ने साफ तौर पर कहा कि सोनीपत पुलिस के 47 ऐसे बड़े मंदिरों को चिन्हित किया जो बड़े मंदिर है, जहाँ पर भीड़ है वो ज्यादा होती है महाशिवरात्रि के दौरान, तो वहाँ पर जो पुलिस की तैनाती है वो कर दी जाएगी। कल ही ये तैनाती है वो फ्री की जाएगी, क्योंकि महाशिवरात्रि का त्योहार है, बड़ा त्योहार है, तो कोरोना ना फैले और सोनीपत की जनता को बचाया जा सके कोरोना से, इसलिए एक फैसला लिया गया है। जी कीर्ति, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सनी तमाम इस जानकारी के लिए। आप नजर जरूर बनाए रखें इस पूरी खबर पर। तो कल और परसों शहर के सभी मंदिर बंद रहेंगे। शिवरात्रि के दिन भी सभी बड़े मंदिर बंद रहेंगे और बड़ी बात यह कि सभी मंदिरों के बाहर पुलिस तैनात रहेगी ताकि लोग ज्यादा मात्रा में इकट्ठा ना हो सके। मंदिर पूर्णतः बंद रहेंगे। ये बड़ी जानकारी हम प्रदेशवासियों को इस वक्त दे रहे हैं। इधर एक और बड़ी खबर की ओर हम सीधा रुख कर रहे हैं। गुरुग्राम के सोहना में 28 जुलाई तक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। अनलॉक 2 में दी गई राहत अब नहीं मिलेगी। सोहना को रेड जोन घोषित कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते केसों के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया है।
आपको बता दें, लगातार गुरुग्राम पूरे प्रदेश में हॉटस्पॉट बना हुआ है। सबसे ज्यादा केसेस अगर शुरू से ही देखे जाए तो गुरुग्राम से ही आ रहे थे और गुरुग्राम के जो आसपास के इलाके हैं वहां से सबसे ज्यादा केसेस आ रहे थे। सोहना, लुहू में सबसे ज्यादा केसेस पाए जा रहे थे और इसी को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। सोहना में अब 28 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा, ये बड़ा फैसला लिया गया है। जैसे पहले लॉकडाउन था बिल्कुल वैसा ही लॉकडाउन रहेगा। घरों से बाहर आप निकल नहीं सकते, सिर्फ जरूरी सुविधाओं की दुकानें खुली रहेंगी, उसके अलावा तमाम सभी दुकानें बंद रहेंगी। एक और बड़ी खबर की ओर हम लोग कर रहे हैं। पीजीआई रोहतक में कोरोना वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल शुरू हो चुका है। अनिल विज ने यह ट्वीट करके बड़ी जानकारी दी है। 3 लोगों में वैक्सीन जो ट्राई किया गया है, उन 3 लोगों ने इस वैक्सीन को सह लिया है। किसी तरह का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है, ये राहत की खबर और खुद इसकी पुष्टि गृह मंत्री अनिल विज ने की है। किसी तरह का कोई विपरीत प्रभाव नहीं किसी भी मरीज पर। पीजीआई रोहतक में कोरोना वैक्सीन को लेकर के इंसानों पर ट्रायल शुरू हो चुका है और अगर ये वैक्सीन सही साबित होती है तो उसके बाद हरियाणा एक अहम दर्जा, एक अलग उपलब्धि हासिल कर लेगा। जो है वो कोरोना की दवाई का ट्रायल हुआ है, क्या कुछ जानकारी है, क्या ट्रायल किया गया है? जो भारत बायोटेक ने कोरोना की वैक्सीन बनाई है, कोवैक्सीन, उसका आज रोहतक के पीजीआई में ह्यूमन ट्रायल आरंभ कर दिया गया है। आज 3 लोगों को उसकी डोज दी गई है और उनको कोई भी रिएक्शन जो उनके बाद किए गए हैं उनमें नहीं होगा। जल्दी ही और लोगों पर भी इसका ट्रायल किया जाएगा और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि इसका ट्रायल करने के लिए हरियाणा के पीजीआई को इसका चांस दिया गया। तो कोरोना वैक्सीन के लिए पूरा विश्व इस वक्त प्रयासों में जुटा हुआ है और इस बीच पीजीआई रोहतक में भी वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है। इस बीच क्या कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं इस पर, ये आपको बताते हैं। हमारी जिसके लिए कोई रोकथाम के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं, उसके लिए भारत में भी इसकी शुरुआत हो गई है और शुरू में अभी 3 संस्थानों के अंदर इसका ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है, जिनमें पीजीआईएमएस रोहतक एक है। आज हमने 3 सब्जेक्ट्स को ह्यूमन ट्रायल के लिए एनरोलमेंट किया है और शुरू में ये जांच किया गया कि उन्होंने इस वैक्सीन को बहुत अच्छे से टॉलरेट किया है और उनके अंदर कोई भी इसका एडवर्स इफेक्ट नहीं आया। और ये शुरू में जो रिजल्ट आए हैं इससे एनकरेज होकर आज हमने 10 पेशेंट्स का और भी कोविड टेस्ट किया है और बाकी भी जांच की है। अगर उनका रिजल्ट भी हमें ठीक मिलता है तो ये कल कुछ और पेशेंट एनरोल किए जाएंगे। फर्स्ट फेज के अंदर हम 10 पेशेंट एनरोल करेंगे और आने वाले सप्ताह के अंदर भारत बायोटेक के सहयोग के साथ और भी पेशेंट एनरोल कर सकते हैं और 14 दिन के बाद में एक सेकेंड डोज भी दी जाएगी और उसके बाद इसका जो एडवर्स इफेक्ट भी देखे जाएंगे और एंटीबॉडी लेवल कितना बनता है इसे भी स्टडी किया जाएगा। हमें उम्मीद है कि जैसा हमने सेल लाइन्स की स्टडी में देखा गया है और एनिमल ट्रायल्स के अंदर देखा गया है पूरे देश के अंदर, तो उससे एनकरेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं और ह्यूमन ट्रायल में भी एंटीबॉडी अच्छी बनेगी, इसकी हमें पूरी उम्मीद है। सर कितने फेज पे रहेगा इसका ट्रायल? इसके 2 फेज होंगे। अभी फेज 1 ट्रायल है जिसमें कम डोज दी जा रही है और आने वाले समय में और ज्यादा पेशेंट्स को एनरोल किया जाएगा, उसमें ज्यादा डोज दी जाएगी, 6 माइक्रोग्राम दी जाएगी और टोटल इसमें 1125 पेशेंट्स को सब्जेक्ट्स को एनरोल किया जाएगा और उनका जो एंटीबॉडी लेवल है आने वाले समय में उनको 1 महीने पे, फिर 3 महीने पे और उसके बाद 6 महीने पे ये स्टडी किया जाएगा और उसमें देखा जाएगा कि अगर एंटीबॉडी लेवल अच्छा बन रहा है
तो ये वैक्सीन कारगर सिद्ध होगा। सर कितने समय तक आ जाएगी ये? हमें उम्मीद है कि ये पूरा जो हमारा ट्रायल्स हैं ये करीब 6 से 6.5 महीने में पूरे हो जाएंगे, लेकिन इसके बारे में 2 या 3 महीने के बाद ही पता चलना शुरू हो जाएगा कि एंटीबॉडी लेवल अच्छे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। डॉक्टर साहब जिन पे प्रयोग किया जा रहा है उनको इंश्योरेंस की बात कही है आपने, किस तरीके का क्या है? जी, जो भी टेस्ट किया जा रहा है, पहली बात तो ये है कि अगर कोई ऐसा एडवर्स इफेक्ट होता है या कोई साइड इफेक्ट होता है तो उनके लिए उनका इलाज किया जाता है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और जो एथिकल कमेटी की गाइडलाइंस हैं, प्रोजेक्ट की गाइडलाइन है, उसके तहत उनका इंश्योरेंस कवरेज भी होता है। सर इनकी पहचान बता सकते हैं? इनकी पहचान कॉन्फिडेंशियल होती है और ये नहीं बताई जाती। उम्र की बात करें तो कितना और इस वैक्सीन ट्रायल पर दीपेंद्र हुड्डा का ट्वीट भी सामने आया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। बड़ी खबर आपके सामने, वैक्सीन ट्रायल पर दीपेंद्र हुड्डा का ट्वीट। और इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, रोहतक पीजीआई से पूरे देश के लिए एक उम्मीद भरी खबर है। आशा करते हैं पीजीआई में वैक्सीन ट्रायल सफल रहे। ये कहा दीपेंद्र हुड्डा ने। अनुसंधान कर रही है पूरी टीम को शुभकामनाएं भी दी हैं उन्होंने वैक्सीन ट्रायल पर। दीपेंद्र हुड्डा का ये अहम ट्वीट आपके सामने हम आपको बता रहे हैं। अब वैक्सीन ट्रायल पर दीपेंद्र हुड्डा का ट्वीट, उन्होंने पूरी टीम को शुभकामनाएं दी और ये कहा कि पूरे देश के लिए ये एक उम्मीद भरी खबर है। हम आशा करते हैं कि पीजीआई में वैक्सीन ट्रायल सफल रहे और अनुसंधान कर रही पूरी टीम को शुभकामनाएं भी दीपेंद्र हुड्डा ने दी। तो ये दीपेंद्र हुड्डा का एक ट्वीट। पीजीआई रोहतक में इस वक्त वैक्सीन ट्रायल पर काम चल रहा है। 2 फेसेस में ये वैक्सीन ट्रायल होगी। लगभग 6 से 6.5 महीने का वक्त लग सकता है, लेकिन 2 से 3 महीने में रिजल्ट लगभग तय हो सकते हैं कि ये वैक्सीन सही है या फिर नहीं। लेकिन अभी कम लोगों पर टेस्ट किया गया है, आने वाले समय में ज्यादा लोगों पर टेस्ट किया जाएगा। लेकिन ये अहम जानकारी दीपेंद्र हुड्डा ने इस पर ट्वीट किया है। पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं और ये कहा है कि पूरी देश को इससे एक बड़ी उम्मीद जगी है। बड़ी खबर की ओर सीधा रुख करेंगे। कैथल में सोनीपत में 10वीं की छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। छेड़खानी से परेशान होकर के इस युवती ने जान दे दी। एक युवक पर परेशान करने का आरोप लगाया। परिजनों की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला भी दर्ज कर दिया गया है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। ये युवक इसी गांव का बताया जा रहा है जिस गांव में ये युवती रहती थी और परिजनों का ये आरोप है कि हमने पहले भी शिकायत पुलिस को दी थी, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई गौर नहीं फरमाया था। लेकिन अभी पुलिस ये कह रही है कि हमने मामला दर्ज कर लिया और जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। कल एक गांव में लड़की ने सुसाइड कर लिया, जो वहाँ मौका पर जाने पर पता चला कि एक लड़की ने सुसाइड कर लिया है। तो प्रेम की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया। जो आरोप लगाया गया कि पड़ोस के लड़के से तंग होने पर उस लड़की ने सुसाइड कर लिया है, जो मामला दर्ज करके जांच जारी। जो उन्होंने आरोप लगाए हैं दीपक सनोक बलवान, उनके पड़ोस का ही रहने वाला है, उस पर उन्होंने आरोप लगाए। हाँ जी, उसमें लड़की स्टूडेंट थी और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने 10वीं क्लास के पेपर दिए। नहीं, अभी आरोपी को 306 IPC के तहत मामला दर्ज किया गया।
सोनीपत में 10वीं की छात्रा ने आत्महत्या कर ली है और ये युवक उसी गांव का बताया जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस इस पूरे मामले में ढील बरत रही है, लेकिन पुलिस अपनी ओर से कह रही है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। सोनीपत में जमीन विवाद में 2 पक्ष भिड़ गए। झगड़े में 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर 2 पक्ष जमीनी विवाद के चलते भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। महिलाएं भी इस में शामिल हैं और खूब लाठी डंडे जमकर के चले हैं। पुलिस ने आकर के बीच बचाव किया और दोनों पक्षों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है। 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सोनीपत से ये पूरा मामला जहां पर जमीन विवाद को लेकर के आपस में 2 पक्ष भिड़ गए। इधर फतेहाबाद में बदमाशों का आतंक देखने को मिला, जहां शराब ठेकेदार के कर्मचारी पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। हालांकि इस हमले में कर्मचारी की जान बाल बाल बच गई। वहीं फायरिंग की ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से बदमाश जाते हैं और उसके बाद अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं शराब ठेकेदार के कर्मचारी पर। बड़ा सवाल ये कि कोरोना काल में जब चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है तो उस बीच बदमाशों के हौसले किस तरह से बुलंद हो जाते हैं। क्या बदमाशों में कानून का कोई खौफ नहीं रह गया है? फतेहाबाद से ये तस्वीरें आपके सामने। रोहतक में बदमाश कितने बेखौफ हो गए हैं उसकी भी 2 तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। रोहतक की ये 2 तस्वीरें अब आप देखिए। पहली तस्वीर चिड़ी गांव की है जहां देर रात बदमाशों ने घर में घुस करके सरपंच की हत्या कर दी। वहीं दूसरी तस्वीर गुरुवार की है जहां ड्रेन में गिझी गांव के रहने वाले युवक का शव मिला है, जहां धारदार हथियार से चोट मार करके युवक की हत्या कर दी गई है। 2 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर में आप देखिए चिड़ी गांव की तस्वीर है जहां पर सरपंच की हत्या कर दी गई है बदमाशों के द्वारा, और दूसरी तस्वीर गिझी गांव की है जहां पर युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। शव को बरामद किया गया है। पुलिस अब पूरे इस मामले में जांच कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर भी ये उठता है कि बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हो रहे हैं और क्या उन्हें कानून का कोई खौफ नहीं? यहाँ पर भी एक बड़ा सवाल है। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर हुड्डा ने निशाना साधा है और हरियाणा में कानून व्यवस्था का दिवाला निकल चुका है। ये कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। विपक्ष आगाह कर रहा है सरकार सो रही है। प्रदेश में लूट, हत्या, डकैती की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। अपराधी पुलिस जनप्रतिनिधियों पर हमला कर रही है और ये भी कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कि मैं मेरे भाई की हत्या से आहत हूं, जल्द से जल्द सरकार इस पर कार्रवाई करे। बड़े सवाल उठाए हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और सरकार को भी निशाने पर लिया और कहा कि मनोहर सरकार के राज में पुलिस किस तरह से काम कर रही है और यहां पर सुरक्षा करने वाले ही जनप्रतिनिधियों पर हमला कर रहे हैं। 2 तस्वीरें अब आपके सामने। पहली तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो चिड़ी गांव की है जहां पर सरपंच की हत्या कर दी गई बदमाशों के द्वारा और उसके बाद इसी मामले पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार को घेरा और ये सवाल उठाया कि क्या कानून व्यवस्था प्रदेश में पटरी पर से उतर गई है? सरकार क्या सो रही है? विपक्ष आगाह कर रहा है। इसी के साथ ये भी उन्होंने कहा कि मेरे भाई की हत्या से मैं आहत हूं। ये अपील कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो। हरियाणा में आज कानून व्यवस्था खत्म होकर बिल्कुल जंगल राज हो गया है और अपराध के मामले में यूपी और बिहार को भी पीछे छोड़ दिया है और बार बार आगाह कर रहे हैं सरकार को कि कानून व्यवस्था को संभालिए। कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है। ना पुलिस वाले सेफ हैं, जैसे पिछली बार पुलिस वालों को भी कत्ल हुआ और मेरे को बहुत आहत हुई है कि कल रात को जो है चिड़ी गांव के सरपंच जो बालकृष्ण वाल्मीकि जी थे, बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे, उनको घर में घुस के मारा गया और इससे ज्यादा आहत हो नहीं सकती है। तुरंत दोषियों को पकड़ा जाए, सजा दी जाए और सरपंच साहब को जो उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए और कोई ना कोई नौकरी।
गोहाना में देर रात बाइक सवार बदमाशों ने पेट्रोल पंप से लूट करने का मामला सामने आया है। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद कि उनमें पुलिस का कोई खौफ ही नजर नहीं आ रहा है। आए दिन लूट की वारदातें सामने आ रही हैं। गोहाना पानीपत रोहतक नेशनल हाईवे पर गांव मुंडलाना के पास स्थित संदीप विकिंग के नाम से पेट्रोल पंप पर पिस्तौल दिखा करके 45,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। जैसे ही इस लूट की खबर पुलिस को मिली, पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है और अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज से बदमाशों को ढूंढने की कोशिश कर रही है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण 2 महीने के लंबे लॉकडाउन ने लोगों को एक ऐसे मोड़ पर ला करके खड़ा कर दिया है जहां हर कोई आर्थिक तंगी से परेशान नजर आ रहा है। ऊपर से अब रेवाड़ी में सब्जियों के बढ़े 3 गुना दामों ने तो लोगों की कमर ही तोड़ करके रख दी है। सब्जी खरीदने आए इस ग्राहक की माने तो पहले लॉकडाउन में आर्थिक संकट ने मारा, तो अब रोजमर्रा की वस्तुओं और सब्जियों के बढ़ते दामों ने गरीबों के ऊपर अत्याचार को 2 गुना कर दिया है। तो यहां पर लगातार ये अपील की जा रही है कि सब्जियों के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं उस पर भी ध्यान दिया जाए। पहले कोरोना की मार से गरीबों को चोट पहुंची है और अब जिस तरह से सब्जियों के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं उससे मध्यम वर्ग भी निराश है। इस बीच हम सीधा बड़ी और अहम खबर की ओर रुख कर रहे हैं। बड़ी और अहम खबर अब आपके सामने। लेह के बाद श्रीनगर पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। लेह के बाद श्रीनगर पहुंच गए हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आपको बता दें, राजनाथ सिंह आज लेह पहुंचे थे, वहां पर जवानों को उन्होंने संबोधित किया और अब इसके बाद श्रीनगर पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ये अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरह के हालात इस वक्त सीमा पर बने हुए हैं, चीन और भारत की सीमा पर बने हुए हैं, उस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवानों के हौसलों को बुलंद करते हुए नजर आए और उन्होंने अपने संबोधन में जवानों का हौसला बढ़ाया और ये कहा कि मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं इस सीमा पर आकर के। लेह के बाद अब श्रीनगर पहुंच गए हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ये अहम जानकारी। एलओसी पर सुरक्षा हालात की भी समीक्षा करेंगे और क्या कुछ नई रणनीति होनी चाहिए, किस तरह से हमारे सैन्य बल को और ज्यादा मजबूत करना चाहिए, इसको लेकर के पूरी समीक्षा बैठक की जाएगी, सुझाव लिए जाएंगे और उसके बाद पूरी रणनीति तैयार की जाएगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।